हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 12th का 2020 में आया हुआ नया सिलेबस मैथ्स। और अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 जो चैप्टर नंबर 6 है मैथ्स 1 में लाइन एंड प्लेन, इसका 6.3। और सबसे पहले एज यूजुअल जो हम हर लेक्चर में करते हैं उस चैप्टर या उस एक्सरसाइज का बेसिक्स देखते हैं, तो अब इस लेक्चर में हम बेसिक देखेंगे। इसी के साथ बता दूं ये जो 6.3 है 2020 वाले बच्चों के लिए लास्ट एक्सरसाइज होगा, बिकॉज इसके बाद जो 6.4 है वो इस साल मार्च 2021 की जो एग्जाम होती है उसमें डिलीट कर दिया गया है। तो आप 6.3 ये एक्सरसाइज कर लोगे, 11 क्वेश्चन कर लोगे जो मार्च 2021 में देने वाले बच्चे एग्जाम है उनके लिए सिलेबस हो जाएगा पूरा। क्योंकि इसके बाद वाला 7 चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, मैथ्स 1 के पूरे 7 चैप्टर, मैथ्स 2 के पूरे 8 चैप्टर, टोटल मिला के 15 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें सिर्फ 6.3 हमारा बचा है। और ये एक्सरसाइज में 11 क्वेश्चंस है। बेसिक से शुरू करने जा रहा हूं। ये बेसिक वाला लेक्चर हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, जरूरी नहीं है कि हम सीधे क्वेश्चन नंबर 1 से ही चालू करें। अगर आपका जो रूट होता है मजबूत हो जाए, यानी आपकी जड़ मजबूत हो जाए, तो आप वो पूरे जो क्वेश्चन है 6.3 के खुद भी कर लोगे, अगर मैं उसके बेसिक्स आपको बता दूं तो। इसीलिए हर चैप्टर और हर एक्सरसाइज के अंदर मैं आपको कोशिश करता हूं कि उसके अंदर क्या बेस है, क्या फॉर्मूले, सब कुछ बता दूं, सब कुछ समझा दूं। तो ये 6.3 भी हम ऐसे ही करेंगे। इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स है, इक्वेशन के अलग अलग कंडीशंस हैं। हो सकता है ये बेसिक वाला लेक्चर लंबा हो जाए, लेकिन पूरा देखना और आने वाले 2 से 3 लेक्चर में ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेन, जैसे कि आप जानते हो यहाँ लाइन एंड प्लेन पिछले साल ओल्ड सिलेबस में 2 चैप्टर थे, अब दोनों चैप्टर को मर्ज करके एक ही चैप्टर बना दिया गया है। तो जो लाइन वाला पोर्शन है उसमें एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 वो हम फिनिश कर चुके हैं। अब जो प्लेन है यहाँ से शुरू हो रहा है। पिछले साल प्लेन नाम का एक नया चैप्टर था जिसके अंदर 2 एक्सरसाइज थे। अब प्लेन जो है इसके अंदर मर्ज हो गया। अभी भी वही 2 एक्सरसाइज यहाँ पर है, 6.3 और 6.4। लास्ट ईयर मैंने लाइन चैप्टर अलग से पढ़ाया था, प्लेन चैप्टर अलग से पढ़ाया था। उसकी जो प्लेलिस्ट है आपको यहाँ चैनल पर मिलेगी, ओके, वो जाके देख सकते हो। वो वैसे ही सब क्वेश्चन है, लेकिन अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। प्लेन समझो कि नया चैप्टर चालू हो रहा है। आज इस लेक्चर में नया टॉपिक जो है ये नया चैप्टर के रूप में है, बट वो मर्ज किया इसलिए आपको 6 चैप्टर दिख रहा है। तो प्लेन होता क्या है? अभी तक आपने लाइन देख लिया, वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन, ये सब देखा अलग अलग केसेस में। प्लेन क्या होता है, प्लेन के इक्वेशन कितने टाइप से होते हैं, बेसिक से सब कुछ बताने वाला हूं। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा प्लेन जनरल भाषा में, सामान्य भाषा में, बुक में जो लिखा है वो तो ठीक है, बट ऐसे ही बताओ ना प्लेन होता क्या है। प्लेन सुन के बहुत सारे चीजें याद आती है, जैसे हवाई जहाज होता है, उड़ता है आसमान में, वो भी एक प्लेन होता है। लेकिन हमारे इस मैथ्स में उस प्लेन का कोई लेना देना नहीं है। प्लेन मतलब कोई भी एक सरफेस हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपके सामने 2 बुक्स लेके आता हूँ, ओके, ये एक बुक है समझो। तो ये बुक जो है ना, ये एक इस तरह का प्लेन है, इसको हम बोलेंगे कोई एक सरफेस है, वो एक प्लेन होता है। अब ये प्लेन वर्टिकल प्लेन है, इसको आप इस स्पेस में हवा में अज्यूम करो कैसा है। देखो इस तरह से एक वर्टिकल है, तो कितना है, इतना ही प्लेन है क्या? नहीं, ये प्लेन का एक समझो फॉर्मेट इतना सा दिया है जो दिख रहा है। जो नहीं दिख रहा है इसके नीचे का जो हिस्सा है ना, ये भी इसका प्लेन का हिस्सा होगा। ये जो यहाँ से आप ऊपर आओगे तो यहीं तक दिख रहा है, ये भी इस प्लेन का हिस्सा होगा। तो ये वाला प्लेन इस बुक के प्लेन के साथ एक ही प्लेन है। तो इस स्पेस को जो एटमॉस्फेयर है या हम बोल सकते हैं स्पेस है, इस स्पेस को हम अलग अलग प्लेन में अज्यूम करते हैं। एक्चुअल में दिखाई नहीं देता प्लेन, कहीं दिख रहा है क्या प्लेन? हवा दिखती है? नहीं दिखती है। तो ऐसे ये प्लेन दिखेगा नहीं, बट हम अज्यूम करेंगे कि एक प्लेन है। जैसे कि व्हाइट बोर्ड, ये एक प्लेन है, इस प्लेन पे मैं सब कुछ लिख रहा हूँ, तो ये 2 डायमेंशन में लिख रहा हूँ, ऐसे एक्स एक्सिस और ऐसे वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अगर समझो इसी बोर्ड को मैं ऐसे घुमा के, ऐसा बोर्ड है, ऐसे कर दूं, अब ये जो प्लेन है वो ऐसे हो गया, समझ में आ रहा है। अगर बोर्ड को टेढ़ा कर दूं तो ये प्लेन टेढ़ा हो गया, समझ में आ रहा है। यहाँ जो हमारी जमीन होती है घर की या फ्लोरिंग होती है वो भी एक प्लेन है, बट वो ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ओके, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो जनरली किसी एक प्लेन की परिभाषा होती है। इस प्लेन को बनाएंगे कैसे? बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जनरली डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं कि प्लेन को इस तरह से टेढ़ा इस तरह से दिखाते हैं, ओके। ये प्लेन इस तरह से दिखा सकते हैं, लेकिन क्या प्लेन इतना ही होगा यहाँ से यहाँ तक? नहीं, यहाँ से पूरा इंक्लूड होगा। ये जो नहीं दिख रहा है वो भी यहाँ से पूरा इंक्लूड होगा, ये पूरा प्लेन होता है। तो इस तरह से प्लेन होता है। अब अगर इसका डेफिनेशन की बात की जाए, इंट्रोडक्शन की, कि प्लेन होता क्या है, तो एनी सरफेस ऑन विच इफ यू विल टेक 2 पॉइंट, ओके, कोई भी एक सरफेस है, इसके ऊपर अगर 2 पॉइंट लेते हैं, उनको ज्वाइन किया जाए, और ये जो लाइन है
दैट लाइन कंप्लीटली लाइज ऑन दिस सरफेस, देन दिस इज अ प्लेन। क्या दिया है आपके बुक में, देखो, अ प्लेन इज अ सरफेस सच दैट द लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन इट लाइज एंटायरली ऑन इट। इसका डेफिनेशन पूछेगा एग्जाम में, नहीं समझना है। प्लेन यानी कोई एक ऐसा सरफेस है जिसके ऊपर कोई दो पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो जो लाइन आएगी वो कंप्लीटली उस सरफेस के ऊपर होती है, तो उसे एक प्लेन कहते हैं। यस, दिस इज अ प्लेन। अब प्लेन बनाने के लिए कुछ चीजें चाहिए होती है। प्लेन कैसे बनेगा, जैसे ट्राइंगल आपको बनाना है, इफ यू वांट टू मेक अ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के लिए जैसे आपको पता है कि 3 पॉइंट्स होने चाहिए, तो तीनों पॉइंट को मिला के हम ट्राइंगल बनाते हैं। एक प्लेन डिसाइड करने के लिए किस किस चीज की जरूरत होगी, जैसे कि सर्कल डिसाइड करना है, तो सर्कल के लिए क्या होता है कि एक पॉइंट चाहिए होगा और एक कांस्टेंट डिस्टेंस चाहिए होगा, जैसे कि 5 एक कांस्टेंट डिस्टेंस यानी रेडियस। अगर सेंटर O है और रेडियस 5 है, तो इस रेडियस पे जितने भी, इस सेंटर से 5 के डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी पॉइंट्स है, उन सभी पॉइंट्स का लोकस यानी सबको मिलाने पर एक सर्कल बनेगा। तो हर एक चीज के लिए क्राइटेरिया होता है। प्लेन के लिए क्या क्राइटेरिया है, तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है कि कोई भी दो इंटरसेक्टिंग अगर लाइंस है, एनी टू इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन डिसाइड अ प्लेन। यानी कि समझो ये रेड और ग्रीन दो लाइंस है, ये लाइन और ये लाइन, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये अगर कोई दो इंटरसेक्टिंग लाइन है इस तरह से, तो ये लोग भी एक प्लेन डिसाइड करते हैं। कौन सा प्लेन डिसाइड हो रहा है, यहाँ से देखो, ये इन दोनों को शामिल करके जाने वाला एक ऐसा प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन। अगर ये इस तरह से इंटरसेक्ट करे तो ये जो प्लेन है वो इस तरह से है। तो कोई भी दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो उनसे होके जाने वाला एक प्लेन होता है, ये ऐसे प्लेन है। अगर ये क्रॉस हो गया तो ये ऐसा प्लेन होगा। तो ये पहला केस है। दूसरा केस है कि टू पैरेलल लाइंस, कोई दो अगर पैरेलल लाइन है तो वो भी क्या होता है, एक प्लेन डिसाइड करते हैं। सपोज ये एक रेड लाइन है और ये ग्रीन लाइन है, दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, आगे जा रहा है, एकदम पैरेलल लाइन है, तो ये दोनों पैरेलल लाइन भी जो है एक प्लेन डिसाइड करते हैं। सपोज ये मैंने ले लिया, दोनों पैरेलल लाइन है, अब ये पैरेलल लाइन है तो ये इस तरह का प्लेन डिसाइड कर रहे हैं। देखो ये ऐसा प्लेन है, समझ में आ रहा है। अगर ये ऐसे है तो दोनों का ऐसा प्लेन है, वर्टिकल है तो ये ऐसा प्लेन है। तो एक फिक्स प्लेन डिसाइड होना चाहिए। अगर सिर्फ एक ही लाइन है, सपोज सिर्फ एक ही लाइन है, अब ये लाइन कौन सा प्लेन डिसाइड कर रहा है क्या, नहीं, इस लाइन से देखो ऐसा भी प्लेन जा सकता है, ऐसे भी प्लेन जा सकता है, क्रॉस में भी जा सकता है, तो ये कोई एक सिंगल प्लेन डिसाइड नहीं कर रहा है। अगर आपके सामने दो पैरेलल लाइन है ये, तो इन पैरेलल लाइन से हमें पता चलता है कि इन दोनों पैरेलल लाइन से जाने वाला एक ऐसा प्लेन है। अगर ये पैरेलल लाइन इस तरह से ऊपर नीचे है, समझो ऐसे, तो अब इन दोनों से जाने वाला एक ऐसा प्लेन है। तो कोई दो इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए या दो पैरेलल लाइन होनी चाहिए। अगला क्या है, अ लाइन एंड अ पॉइंट आउटसाइड इट, यानी कि कोई लाइन हो और उसके बाहर कोई एक पॉइंट हो। यानी क्या कि यहाँ पर समझो कोई एक लाइन है और इसके बाहर कोई एक पॉइंट है, नहीं दिख रहा है, डार्क करता हूँ, ओके। कोई एक लाइन है सपोज यहाँ पर और इसके बाहर कोई एक पॉइंट है, तो ये भी एक प्लेन डिसाइड करेगा। कैसे, देखो सपोज ये एक लाइन है और इसके बाहर एक पॉइंट है, अगर सिर्फ लाइन रहेगी तो प्लेन पता नहीं चलेगा ना फिक्स कौन सा है। ये प्लेन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी प्लेन हो सकता है, ऐसे भी प्लेन हो सकता है, लेकिन इस प्लेन के बाहर कोई एक पॉइंट है, सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है, ये ऐसे समझो, अब फिक्स हो गया, एक प्लेन जा रहा है जो इस पॉइंट से जाएगा और इस लाइन से जाएगा, यानी ऐसे जाएगा, क्योंकि पॉइंट यहाँ पर है ना, ये पॉइंट मैंने पकड़ा देखो चुटकी में, तो ये पॉइंट ये, अब ये प्लेन फिक्स ऐसे ही जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, क्योंकि पॉइंट भी होना चाहिए उस प्लेन में। तो ये प्लेन का पॉइंट है और ये लाइन है, तो एक लाइन अगर है और एक पॉइंट है तो उससे भी कोई एक फिक्स प्लेन डिसाइड होता है। अगला है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगर हमारे पास कोई 3 पॉइंट्स हैं, अलग अलग 3 पॉइंट्स है जो नॉन कोलिनियर है, 1 2 3, इस तरह से 3 अलग अलग नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो इससे भी हम एक जो है प्लेन डिसाइड कर सकते हैं। कैसे, सपोज स्पेस में यहाँ पर एक पॉइंट है, एक दूसरा पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, नज़दीक लाता हूँ, इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाला कौन सा प्लेन होगा, तो ऐसा प्लेन होगा। ये देखो दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, अज्यूम करो मैं हाथ हटा रहा हूँ, ये 2 पॉइंट है, एक प्लेन ऐसा हो सकता है, बट इन्हीं दोनों पॉइंट से जाने वाला एक ऐसा भी प्लेन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट एक प्लेन डिसाइड नहीं कर सकते। अगर कोई एक तीसरा पॉइंट आ जाए, समझो ये 2 पॉइंट है और यहाँ पर एक तीसरा पॉइंट आ गया और ये 2 पॉइंट है, तो यहाँ इस तीसरे पॉइंट से ये दोनों पॉइंट मिला के एक प्लेन डिसाइड होगा। मतलब कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट है तो इन तीनों पॉइंट से, अब ये बोर्ड है, बोर्ड पर हम नहीं बता सकते, 3 पॉइंट 3 डायमेंशन में होगा ना, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 3 डायमेंशन में, समोसे के 3 कोने होते हैं देखो वैसा,
तो उन तीनों कोनों से होकर जाने वाला एक प्लेन। तो ये हम देख सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर 2 पॉइंट बनाता हूँ जो यहाँ बोर्ड में है, चलो, और एक तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि सपोज यहाँ पर है हवा में 3 पॉइंट है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट। अब इन तीनों से होकर जाने वाला प्लेन कौन सा, सपोज ये है, तो ऐसे निकल कर प्लेन आएगा, ऐसे इस पॉइंट को शामिल करना चाहिए। समझ में आ रहा है, एक प्लेन ऐसा होगा, ये 2 पॉइंट से जाएगा और ये तीसरे पॉइंट से जाएगा, तो इस तरह का एक प्लेन होगा। तो अगर आपके पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, इफ यू हैव 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर मतलब क्या, तीनों एक ही लाइन में नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, 2 एक लाइन में हो, तीसरा कहीं और हो। तो 3 नॉन कोलिनियर जो पॉइंट्स होते हैं वो भी एक प्लेन डिसाइड करते हैं। प्लेन किस तरह से डिसाइड होगा, सपोज 2 इधर है और एक बाहर है, ऐसे, उसको समझो इस बोर्ड पे ही दिखाता हूँ। तो इस तरह से जो है, सपोज ये ऐसे है, ये ऐसे ऐसे और इस पॉइंट को शामिल करके गया, तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट को एक प्लेन डिसाइड करेंगे। अब इसके बाद एक कंसेप्ट है नॉर्मल का। नॉर्मल मतलब क्या होता है, अभी तक आपने सीखा है वेक्टर्स में, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, कि नॉर्मल मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर, अब कोई भी प्लेन है, जैसे कि हमारे पास एक प्लेन है, यहाँ पर ये प्लेन है, ओके, ये प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर हमें परपेंडिकुलर, कितने परपेंडिकुलर हो सकते हैं, बहुत सारे परपेंडिकुलर हो सकते हैं। चलो, एक रेड कलर का ये परपेंडिकुलर है, बराबर, ये ब्लू कलर का परपेंडिकुलर है, सपोज यहाँ पर एक रेड कलर का परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से अलग अलग बहुत सारे परपेंडिकुलर हो सकते हैं। परपेंडिकुलर मतलब क्या, जो यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये परपेंडिकुलर हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, बहुत सारे परपेंडिकुलर होते हैं। लेकिन जितने भी परपेंडिकुलर होते हैं, हर एक परपेंडिकुलर का अपना खुद का डायरेक्शन रेशियो होगा। आपको पता है किसी लाइन का खुद का डायरेक्शन रेशियो होता है। तो अगर ये प्लेन है, इस प्लेन पर किसी भी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर है, सपोज ये रेड वाला यहाँ है और फिर समझो ये ब्लू वाला यहाँ पर है, ये रेड वाला यहाँ पर है, तो हर एक का खुद का डायरेक्शन रेशियो होता है, ओके, किसी भी नॉर्मल का, तो परपेंडिकुलर का। अब इतने सारे परपेंडिकुलर है तो सबको परपेंडिकुलर अलग अलग पॉइंट पे ले रहे हैं, लेकिन किसी एक प्लेन के लिए जितने भी परपेंडिकुलर है ना, हर एक का डायरेक्शन रेशियो जो है प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि इसका डायरेक्शन रेशियो 2, 4, 6 है, तो हो सकता है कि उसका डबल हो, मतलब 4, 8, 12 हो जाए, तो प्रोपोर्शन में होगा डायरेक्शन रेशियो। मैंने आपको बताया ना, किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो जब हम निकालते हैं तो अलग अलग आ सकता है, उसमें से कॉमन ले लिया तो कुछ अलग आंसर आ गया, डिवाइड कर दिए। तो जितने भी परपेंडिकुलर होते हैं उनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शन होते हैं, और उनको परपेंडिकुलर ना बोलते हुए हम एक ही बोलते हैं, नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो किसी भी प्लेन को अगर कोई एक परपेंडिकुलर है तो वो परपेंडिकुलर कहीं से भी हुए, उनके डायरेक्शन रेशियो कॉमन होंगे, इसीलिए उनको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। तो नॉर्मल क्या होता है, किसी भी प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर्स होते हैं उनको नॉर्मल बोलते हैं। अब नॉर्मल टू एक्स वाई प्लेन, अब समझो कोई एक प्लेन है जो एक्स वाई इस तरह से है, एक्स वाई यानी ये एक्स है और ये वाई एक्सिस में प्लेन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में प्लेन है। यहाँ से ऐसे देखेंगे तो ये एक्स और वाई एक्सिस में प्लेन है। तो अगर इसके ऊपर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, नॉर्मल टू एक्स वाई प्लेन, यहाँ पर कोई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो एक्स वाई प्लेन में, तो होता क्या है कि अगर एक्स वाई प्लेन को परपेंडिकुलर है तो उसका डायरेक्शन रेशियो आएगा 0। देखो ऐसे देखने का, एक्स वाई जेड, अगर एक्स वाई प्लेन को परपेंडिकुलर है तो एक्स की वैल्यू 0 एक्स वाली और वाई का 0 कोऑर्डिनेट, और जेड को एक्स वाई प्लेन को परपेंडिकुलर है, जेड को नहीं है तो जेड की वैल्यू 1। उल्टा अगर समझो एक्स वाई जेड है, अगर बोला गया परपेंडिकुलर टू वाई जेड है, परपेंडिकुलर टू वाई जेड प्लेन है, तो वाई जेड का वाई कोऑर्डिनेट 0, जेड कोऑर्डिनेट 0 और जो एक्स कोऑर्डिनेट 1 लेने का। तो ये डायरेक्शन रेशियो है। अगर आपको बोला गया कि कोई एक प्लेन को नॉर्मल है जो किसी प्लेन एक्स वाई प्लेन, ओके, एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन या एक्स जेड प्लेन को नॉर्मल है, यानी कि इस प्लेन को नॉर्मल है, जो एक्स वाई क्या है, एक्सिस होता है ना इस तरह से, एक्स वाई और जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये एक्स वाई प्लेन होता है, ये एक्स जेड प्लेन होता है, ये वाई जेड प्लेन होता है। तो अगर एक्स वाई प्लेन को कोई परपेंडिकुलर है तो उसका डायरेक्शन रेशियो आएगा 0, 0, 1, क्योंकि ये एक्स वाई है, एक्स वाई 0, 0 रहेगा, जेड का कोऑर्डिनेट 1 आ जाएगा। अगर वाई जेड को परपेंडिकुलर है तो वाई जेड के कोऑर्डिनेट 0, 0, एक्स 1 आएगा। अगर समझो एक्स वाई जेड है, एक्स जेड को एक्स जेड प्लेन को परपेंडिकुलर है, या एक्स जेड यहाँ पर है, देखो परपेंडिकुलर, यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, एक्स की कोऑर्डिनेट 0, जेड 0 और वाई का कोऑर्डिनेट 1 आएगा। तो ये डायरेक्शन रेशियो बात करें, कोऑर्डिनेट नहीं है, सॉरी, ये डायरेक्शन रेशियो है। डायरेक्शन रेशियो 0, 0, 1 है, डायरेक्शन रेशियो 0, 1, 0 है और डायरेक्शन रेशियो 1, 0, 0। कब, जो प्लेन बोला ना उसके लिए डायरेक्शन रेशियो वाला पार्ट 0 होगा, जो प्लेन नहीं है
वो 1 होगा। जैसे एक्स जेड प्लेन है तो एक्स और जेड 0 आएगा और वाई 1 आएगा, ये डायरेक्शन इश्यूज है। तो ये नॉर्मल की बात की। अभी तक मैं आपको समझा रहा था कि प्लेन क्या होता है। प्लेन कोई भी एक इस तरह का सरफेस होता है, अगर उसके अंदर कोई दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन आई और ये लाइन उसी सरफेस के ऊपर होगा तो वो प्लेन कहलाएगा। ओके, उसका बेसिक है, पूछेंगे नहीं कोई, ये जनरल नॉलेज अपने को पता होना चाहिए। प्लेन बनाने के लिए इतने टाइप से हम कोई ये प्लेन डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ, अगर कोई 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वो प्लेन बना रहा है, अगर कोई 2 लाइन पैरेलल है तो उससे एक प्लेन डिसाइड होगा, एक लाइन है और उसके बाहर कोई पॉइंट है तो भी प्लेन डिसाइड होगा, अगर कोई 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो भी प्लेन बनेगा। तो अभी तक हम लोग प्लेन के बारे में बेसिक जानकारी देख रहे थे। अब हम देखेंगे कि कोई भी इस तरह का जो प्लेन होता है उसके लिए जो इक्वेशन होते हैं उसके लिए अलग अलग अगर कंडीशन दी होगी तो हम कैसे प्लेन का इक्वेशन फाइंड करेंगे। सबसे पहला जो बेसिक इक्वेशन है किसी भी प्लेन के लिए कि अगर कोई एक पॉइंट है, अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, अगर कोई प्लेन है दिस प्लेन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ये प्लेन है, एक पॉइंट है समझो ए जिसका पोजीशन वेक्टर है ए बार, इस पॉइंट ए से पास हो रहा है, ये जो प्लेन है वो इस प्लेन के अंदर ही एक पॉइंट है। सपोज ये जो प्लेन है इस प्लेन के अंदर एक पॉइंट है, यहां पर समझो इस पॉइंट का नाम है ए, एंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर, और कोई एक परपेंडिकुलर वेक्टर है, ये इस प्लेन को एक वेक्टर परपेंडिकुलर है, ये जो प्लेन है इस प्लेन को एक वेक्टर इस तरह से परपेंडिकुलर है। सपोज ये परपेंडिकुलर वेक्टर है और इस प्लेन के अंदर एक पॉइंट दिया हुआ है ए, तो ऐसे केस में वेक्टर इक्वेशन क्या होगा इसका, और कार्टेशियन फॉर्म में इसका इक्वेशन क्या होगा। जैसे कि आपने लाइन में देखा था कि लाइन का इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन होता है और बाद में उसको हम कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन भी निकालते हैं। वेक्टर इक्वेशन में बार आते हैं, आर बार आता है, और कार्टेशियन में x1 y1 z1 ये सब आता है। तो इसी तरह से सबसे बेसिक जो फॉर्मूला प्लेन का हम सीखेंगे पूरे चैप्टर के लिए, प्लेन के लिए, वो यहाँ पर ये रहने वाला है कि एनी इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर, यानी जो प्लेन है वो किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है, इस प्लेन के अंदर कोई एक पॉइंट है प्लेन के सरफेस में। जब भी प्लेन बोलूंगा तो आप दिमाग में ये लाओ कि इस तरह का कोई प्लेन है, इस तरह से ऐसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी एक प्लेन है, प्लेन के ऊपर पॉइंट मतलब यहाँ एक पॉइंट है, और अगर इस तरह का टेढ़ा प्लेन है तो ये परपेंडिकुलर लाइन ऐसे होगी, तो इसका वेक्टर इक्वेशन क्या होगा अगर इस तरह से है तो, और इसका कार्टेशियन फॉर्म होगा, ये देखते हैं। और ये देखने के बाद फिर एक एक करके मैं बहुत सारे अलग अलग फॉर्म बताऊंगा, सब में कुछ ना कुछ कंडीशंस होगी और सबका इक्वेशन निकालने का तरीका अलग होगा। तो ये यहाँ तक बेसिक हो गया, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिखते जाना, आगे के कंसेप्ट बताता हूँ। अब जैसे मैंने बताया आपको अब सीखना है कि कोई भी प्लेन का इक्वेशन when equation of a plane when it is passing through a point and perpendicular to a vector, डायग्राम बनाते हैं, अलग से मैं डायग्राम बना के देता हूं आपको। यहां पर हम एक प्लेन का डायग्राम बनाएंगे, थोड़ा सा झुका के इस तरह से प्लेन बनाना है आपको, एक इस तरह से प्लेन है। ओके, दिस इज अ प्लेन। अब ये जो प्लेन है इट इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट, तो एक पॉइंट मान लो यहाँ पर पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर ए बार है, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर, और यहाँ से कोई एक नॉर्मल आपको मान लेना है, सपोज ये जो है एन बार है, एक नॉर्मल वेक्टर है जिसको हम एन बार नाम देते हैं। अब ये किस तरह से एक्चुअल में आप देखोगे तो इस तरह से एक प्लेन है और उसके ऊपर एक वेक्टर परपेंडिकुलर है, ये जो वेक्टर है इसको हमने नाम दिया एन बार, देख रहे हो। अब ये प्लेन ऐसे दिख रहा है, देखो। ओके, तो एक्चुअल में वो बोर्ड पे ऐसे है ना, इसलिए ऐसे समझो, प्लेन ऐसे है और ये ऐसे, ये एन बार है और यहाँ पर एक पॉइंट है ए बार। इक्वेशन कैसे आएगा बता रहा हूँ, और कैसे याद रखना है वो भी बताऊंगा। अब मान लो ना यहाँ पर क्या होता है कि ये जो वेक्टर इक्वेशन इन स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म है, वो यहाँ से इसका फॉर्मूला होता है कि आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। ये जो है वेक्टर इक्वेशन इन स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म है, ये मेन फॉर्मूला है प्लेन का। आप जब भी प्लेन के इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, लेकिन ये फॉर्मूला आया कहाँ से वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, और यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0 होता है। यानी कि कोई भी अगर प्लेन इस तरह से है, उस प्लेन के अंदर कोई एक पॉइंट आपको पता है, उस प्लेन के ऊपर कोई एक परपेंडिकुलर वेक्टर पता है,
तो उसका वेक्टर इक्वेशन क्या होता है प्लेन का, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार प्लस एन बार। ओके, जैसे कि आपको पता है लाइन के अंदर कोई एक लाइन है, इसका क्या होता था इक्वेशन, आर बार इज इक्वल टू ए बार। ए बार क्या था, इसके ऊपर कोई एक पॉइंट था ए, तो इसका पोजीशन वेक्टर ए बार प्लस एक स्केलर, और इस इक्वेशन इस लाइन को कोई एक पैरेलल लाइन थी जिसका पोजीशन वेक्टर बी बार था, तो लैम्डा बी बार कर देते किसी लाइन के लिए। तो जैसे लाइन के लिए इक्वेशन होता था ना ये, वैसे ही किसी एक प्लेन के लिए ऐसा इक्वेशन होता है। यहाँ पर कैसे ए बार क्या था, उसके ऊपर एक कोई पॉइंट था लाइन के ऊपर, तो यहाँ ए बार क्या है, इस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट है ए बार। यहाँ बी बार क्या था, इस लाइन को कोई पैरेलल वेक्टर था, यहाँ बी बार तो है नहीं, यहाँ एन बार है, वो क्या है, इस प्लेन को एक परपेंडिकुलर वेक्टर है। ठीक है, अब ये भूल जाओ, लाइन आप कर चुके, भूल जाओ मतलब याद रखना है बाबा, अब भी भूल जाओ, प्लेन के लिए रिलेशन बता रहा था उसका। अब जब भी आपको जो 6.3 आप करोगे या कोई भी मिसलेनियस वगैरह करोगे, प्लेन का इक्वेशन पूछा जाएगा, फाइंड आउट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, तो आप ये फॉर्मूला यूज करना। और जब भी बोला जाएगा कि फाइंड आउट द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, तो आप ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला है कहाँ से, उसको थोड़ा सा देखते हैं। समझ लो कि ये जो पॉइंट ए है, इसका पोजीशन वेक्टर ए बार है, ये परपेंडिकुलर का जो वेक्टर का जो बार है वो एन बार है वेक्टर, और यहाँ से कहीं भी एक पॉइंट पी कंसिडर करो, पॉइंट पी, जैसे कि लाइन में हमने किया था। अब ए का पोजीशन वेक्टर ए बार, और कहीं पे भी एक पॉइंट पी है समझो, और ऐसे रैंडम जो लेते हैं उसका पोजीशन वेक्टर हम आर बार लेते हैं। इसको ज्वाइन करो, इस ए पी को ज्वाइन करो। अब ये जो ए पी है वो इस प्लेन के अंदर है, ये जो लाइन ए पी है, सपोज ये लाइन है ए और पी, ये जो ए पी लाइन है वो इस प्लेन के अंदर है। अब जैसे कि समझो ये प्लेन है, इस प्लेन के अंदर एक लाइन है ये, ठीक है, और इस प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर वेक्टर है, ये जो एन बार है वो इस प्लेन को परपेंडिकुलर है। तो इस प्लेन को परपेंडिकुलर है, या तो यहाँ से देखो, यहाँ से दिखेगा, इस प्लेन को ऐसे परपेंडिकुलर है, या यहाँ से कहीं से भी परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है मतलब। तो अगर इस प्लेन को परपेंडिकुलर है और इस प्लेन के अंदर ये ब्लू वाली लाइन दिख रही है आपको, तो अगर ये इस प्लेन को परपेंडिकुलर है मतलब इस ब्लू लाइन को भी परपेंडिकुलर हुआ। प्लेन और इस लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, मतलब ये जो ब्लू वाली लाइन है जो प्लेन के ऊपर है, सरफेस पे है, और ये जो रेड वाली लाइन परपेंडिकुलर है, इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल हुआ। इसका मतलब क्या, देखो इसका मतलब ये है कि अगर ये नॉर्मल है, इस प्लेन को परपेंडिकुलर है, तो ये जो लाइन है इसको भी परपेंडिकुलर होगा। सो हम यहाँ लिखेंगे लाइन ए पी एंड एन बार आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो कोई दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं, ए पी बार एक वेक्टर है और दूसरा एन बार है, अगर ये दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, तो कोई भी दो वेक्टर अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर इस दूसरे वेक्टर को अगर परपेंडिकुलर है इस तरह से, तो इनका डॉट प्रोडक्ट, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। क्या आएगा, ए पी बार और एन बार का जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट वो 0 आएगा। अब ए पी बार कैसे, देखो आपको पता है ए बी बार कैसे निकालते हैं, पहले लास्ट में बी है तो बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, ऐसे करते हो ना, बेसिक वेक्टर चैप्टर में देखो सीखा था। वैसे ए पी बार का क्या आएगा, तो पहले पी बार आएगा माइनस ए बार, बट पी का पोजीशन वेक्टर हम आर बार लेते हैं, लाइन में भी प्लेन में भी, याद रखो, क्योंकि पी रैंडम है, पी दिया हुआ नहीं है, पी कहीं भी हो सकता है, उसको हम आर बार एक पोजीशन लेते हैं पॉइंट का। सो पी के लिए आर बार माइनस इस ए के लिए ए का पोजीशन वेक्टर ए बार दिया है डॉट एन बार इज इक्वल टू 0। अभी जो एन बार का डॉट है वो इन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होगा, ये आर बार के साथ डॉट एन बार आएगा, आर बार डॉट एन बार, फिर माइनस, फिर ए बार के साथ आ जाएगा ए बार डॉट एन बार इज इक्वल टू 0। फिर क्या होगा, ये आर बार डॉट एन बार, ये माइनस वाला टर्म उस साइड गया राइट साइड में, तो ए बार डॉट एन बार आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, हो गया ना, कुछ करना नहीं है, ये हो चुका है, ये हमारा देखो यही तो है ना, लाना था आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। तो इनडायरेक्टली हमने क्या किया, इसका प्रूफ कर लिया। ये जो है ना, ये आया कहाँ से, ये प्लेन का इक्वेशन जो वेक्टर इक्वेशन है, ये प्लेन का आया कहाँ से, तो इस तरह से कोई एक प्लेन है, उसके अंदर एक पॉइंट है, इसके ऊपर एक कोई परपेंडिकुलर वेक्टर एन बार है, ये ए बार है, इसका कोई रैंडम पोजीशन पॉइंट पी है, उसका पोजीशन वेक्टर आर बार है, तो ये लाइन और ये नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, पोजीशन वेक्टर लिख दिया तो हमको ये रिलेशन मिल गया। बहुत ही आसान रिलेशन, समझ में आ गया। तो अभी ये करना है, ये प्रूफ है इसका,
ये बाद में मैं प्रूफ वाले वीडियोस जब दूंगा तो उसमें वापस से ये बता दूंगा, ठीक है। और सारे प्रूफ्स आपको आने चाहिए, जो टेक्स्ट बुक में जितने थियरम्स हैं, थियरम के प्रूफ है, वो सब आपको सीखना है। और सारे थियरम्स के प्रूफ वाले वीडियो में लेकर आऊँगा। अभी क्यों नहीं दे रहा हूँ, पहले मैं सिलेबस कंप्लीट करने को और मेरा फोकस है, बेसिक्स के साथ सारे एक्सरसाइज कंप्लीट कर लूँगा, उसके बाद थियरम्स मिसलेनियस सब आएगा। तो ये हो गया पहला, ओके। तो यहाँ पर ये बेसिक दिया था मैंने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो, ठीक है, क्योंकि अभी हम ये करते हैं। ले लिया। अब देखो कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकालेंगे। कार्टेशियन फॉर्म मतलब क्या कि यही प्लेन, अब इस प्लेन में कोई वेक्टर की बात, चलो ये वेक्टर की बात करना पड़ेगा क्योंकि केस वही है ना, पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर। तो एक वेक्टर है n बार, ये इसको परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर आप पोजीशन वेक्टर नहीं लेते, इस लाइन का पोजीशन वेक्टर नहीं लेते। हम क्या लेते, जो पॉइंट A है वो x1 y1 z1 उसके कोऑर्डिनेट्स है, x1 y1 z1, और जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, समझो रैंडमली ये है, तो x, y, z। तो क्या होगा, देखो जैसे ये AP लाइन है ना, इस AP लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AP कैसे निकालोगे। तो आपने सीखा था, देखो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि किसी भी एक लाइन के अंदर अगर दो पॉइंट है AP, तो उसका डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस कर देते कोऑर्डिनेट्स को, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। क्या आ जाएगा, x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1। ये डायरेक्शन रेशियो आ गया। दिखाई दे रहा है क्या आपको, एक मिनट, हाँ दिख रहा है। तो ये डायरेक्शन रेशियो किसका आया, AP का आया। ये जो नॉर्मल है इसका डायरेक्शन रेशियो समझो ABC है, जो नॉर्मल है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल n बार, ये AP बार, ये n बार है, A, B, C है। अब आपने सीखा था, क्या सीखा था, लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था, वेक्टर में भी सीखा है कि अगर कोई एक वेक्टर है, इसके ऊपर एक दूसरा कोई वेक्टर है जो इसको परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों वेक्टर्स के जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं, DRS होते हैं, उनका प्रोडक्ट करके सम करोगे तो 0 आता है। मतलब क्या, अगर समझो ये वेक्टर है, पहले का डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 है, दूसरे का A2 B2 C2 है, ये दोनों वेक्टर का, और दोनों परपेंडिकुलर है, तो इनका प्रोडक्ट A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 आता है। याद आ रहा है, लास्ट लेक्चर में भी बताया था। तो वैसे ही क्या होगा, यहाँ से देखो, ये समझने के लिए था, यहाँ से देखो ये जो डायरेक्शन रेशियो इनका मल्टीप्लाई करो, x माइनस ये x1 था, x माइनस x1 और a का मल्टीप्लाई, a इंटू एक्स माइनस x1 दिख रहा है। फिर यहाँ पर y माइनस y1 के साथ b का मल्टीप्लाई, y माइनस y1 के साथ b का मल्टीप्लाई, फिर z माइनस z1 के साथ c का मल्टीप्लाई, और सबको प्लस किया तो 0 आ गया। जो अभी कंसेप्ट बताया ना मैंने, ये दोनों डायरेक्शन रेशियो जो है, ये जो AP है, AP जो वेक्टर है, इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो कैसे आएगा, इनके कोऑर्डिनेट्स को माइनस किया हमने, ये आ गया। और ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो ABC दिया है समझो, ओके। तो दोनों जो वेक्टर परपेंडिकुलर है, ये और ये 90 डिग्री पे, ये मैंने बताया ना, एक प्लेन के अंदर जो भी वेक्टर है उसके ऊपर ये 90 डिग्री का परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। तो दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लाई करना, x माइनस x1 के साथ a का मल्टीप्लाई करना, फिर y माइनस y1 के साथ b का मल्टीप्लाई करना, फिर z माइनस z1 के साथ c का मल्टीप्लाई करना, तो आंसर 0 आएगा। समझ में आ रहा है। तो अभी क्या करना है आपको, ये सब क्या बता रहे हो, इतना क्यों पका रहे हो, सीधा मुद्दे पे आओ। हाँ भाई, मैं सीधा मुद्दे पे आऊँगा, लेकिन मुद्दे पे आने के बाद चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, फिर ये नहीं पढ़ाऊँगा। तो ये आपको 2 फॉर्मूले याद रखने। कौन से 2 फॉर्मूले हैं, एक तो पहला वेक्टर इक्वेशन इन स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म, दूसरा कार्टेशियन फॉर्म। अभी यहाँ पर इसको स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म क्यों बोलते हैं वो देखते हैं। देखो ये डॉट प्रोडक्ट दिया है, डॉट प्रोडक्ट किसी भी 2 वेक्टर का अगर a बार डॉट b बार करते हो ना, तो आंसर नंबर में आता है, इस तरह से स्केलर आता है आंसर। डॉट प्रोडक्ट अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो फिर ये वेक्टर में आएगा, i j k के फॉर्म में आएगा, 2i प्लस 3j प्लस 5k, इस तरह से आएगा। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वेक्टर फॉर्म आता है, जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो स्केलर आता है, नंबर आता है। इसीलिए यहाँ पर देखो इक्वल के बाद a बार डॉट n बार है, तो इसका जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो कोई एक नंबर आएगा, ओके। जैसे कि r बार डॉट n बार इज इक्वल टू, ये समझो कोई एक नंबर d आ रहा है, एक नंबर आ रहा है जो वेक्टर नहीं है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के बाद एक स्केलर आता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर इक्वेशन। r बार होने की वजह से वेक्टर इक्वेशन है, ओके, इन स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म। और ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो वेक्टर इक्वेशन इन स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म, और a बार डॉट n बार को हम d लिख सकते हैं। तो ये भी इक्वेशन आप यूज कर सकते हो, वेयर ये जो d है, d इज इक्वल टू a बार डॉट n बार, ये इस तरह से आप लिख सकते हो, a, ओके।
डी इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। तो आपको बेसिकली अभी तक मैंने जितना बताया है ये प्रूफ के साथ सब कुछ बताया। पहले तो इसका भी प्रूफ बताया और इस फॉर्मूले का भी प्रूफ बताया, बहुत सिंपल प्रूफ्स है। और आपको ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है कि अगर कोई प्लेन है किसी पॉइंट से पास हो रहा है एंड वेक्टर को परपेंडिकुलर है ऐसे केस में, तो उसका वेक्टर इक्वेशन होता है आर बार डॉट एन बार इक्वल टू ए बार डॉट एन बार, और ए बार डॉट एन बार को हम डी लिख सकते हैं। अगर हमको वेक्टर फॉर्म नहीं बोला, कार्टेशियन फॉर्म बोला, यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं, तो एट दैट टाइम हम क्या करेंगे, इनका इसका डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है, इसका डायरेक्शन रेशियो माइनस करके निकाला, उनका प्रोडक्ट ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। ये फॉर्मूला होगा जब भी कार्टेशियन इक्वेशन बोला होगा। तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे कि ये ए इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स वन बी इंटू वाई प्लस माइनस बी इंटू वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस सी इंटू जेड वन, ऐसे कर सकते हो। अब यहाँ से जो ए एक्स माइनस वाले टर्म को अलग करो, प्लस बी वाई प्लस सी जेड, मतलब देखो ए एक्स बी वाई और सी जेड को एक साथ लाए, ये जो माइनस वाले टर्म है ना उनको एक साथ लेके माइनस कॉमन किया, माइनस ए एक्स वन, फिर ये प्लस बी वाई वन आ जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस कॉमन लिया, प्लस सी जेड वन, सबका माइनस कॉमन लिया। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस, ये जो है ना इसको हम d लिख सकते हैं इज इक्वल टू जीरो, और इसको ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी को उस तरफ लेके ये लिख सकते हैं। या तो सारे जो माइनस वाले टर्म है उसमें से माइनस नहीं भी कॉमन लेते हो, इस तरह से जो भी माइनस है ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस रखते हो, ठीक है, इस तरह से। तो इस पूरे टर्म को, सपोज यहाँ पर प्लस है, तो इस पूरे टर्म को हम क्या समझ सकते हैं, ऐसे ये प्लस है और जितने भी ये ए एक्स बी वाई सी जेड, एक्स वाई जेड को छोड़ के जो टर्म्स है ये नंबर्स, उसको हम डी मान लेंगे, तो प्लस डी। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो ये भी एक कार्टेशियन इक्वेशन फॉर्म है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये एक्स वाई जेड तो रहेगा ही, एक्स वाई जेड की कोई वैल्यू नहीं होगी, ये एक्स वाई जेड रैंडम है, किसी भी इक्वेशन के अंदर एक्स और वाई तो रहता ही है ना, वैसे जेड भी रहेगा। लेकिन ये जो ए एक्स वन बी वाई वन सी जेड वन ये नंबर रहेगा, ए की वैल्यू समझो 2 है और x की वैल्यू 3 है, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6। समझ में आ रहा है? फिर ऐसे ये दोनों जो है मल्टीप्लाई होकर नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे, सबको माइनस करोगे तो एक ही नंबर आएगा। इसीलिए जो कार्टेशियन फॉर्म है उसको इस तरह से भी लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, और डी क्या होता है ये माइनस ए एक्स वन माइनस बी वाई वन माइनस। तो ये हो गया पूरा बेसिक कंसेप्ट। ये जो प्लेन है, प्लेन क्या होता है, किस तरह से प्लेन डिसाइड होता है, प्लेन का जो बेसिक इक्वेशन है, अगर हमें कोई एक प्लेन के अंदर कोई एक पॉइंट पता हो, एक लाइन पता हो, तो वेक्टर इक्वेशन क्या होता है और कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है। अगर आपको ये पता है तो यू आर जीनियस, प्लेन का बहुत सारा कंसेप्ट आपको आ गया। अब और कुछ अलग अलग फॉर्म में वो भी जानेंगे। अब आगे के और भी कुछ टॉपिक्स है जो आपको देखना पड़ेगा कि जो ये प्लेन होता है, इसका अभी तक हमने ये देखा कि अगर इस प्लेन के अंदर कोई एक पॉइंट है और इस प्लेन को कोई एक परपेंडिकुलर है तो उसका वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा। लेकिन अलग अलग केस है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, लाइन मैंने लिख दिया, ऑफ अ प्लेन है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू, मैंने गलती से लाइन लिख दिया है, लाइन का असर अभी तक नहीं गया। वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू, प्लेन का वेक्टर इक्वेशन। अब अलग अलग दो और कंडीशन लेंगे, पहला हमारा हो चुका है, when passing through the plane is passing through any point, जैसे पिछले क्वेश्चन में एक प्लेन में एक पॉइंट था, and it is parallel to two other vectors b bar and c bar। एक प्लेन है, इस प्लेन के अंदर कोई एक पॉइंट है a, और ये प्लेन जो है इसके अंदर कोई दो पैरेलल वेक्टर्स हैं। ये प्लेन जो है कोई दो वेक्टर्स को पैरेलल है, जैसे कि समझो ये ब्लैक और ब्लू, ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल नहीं होके चलेगा, ये ब्लैक और ब्लू, सपोज ये बी बार है और ये सी बार है, यहाँ जो पॉइंट ए है वो पॉइंट ए बार है। समझ में आ रहा है? यहाँ प्लेन में कोई एक पॉइंट है दैट इज ए बार, और ये दो वेक्टर है समझो बी बार सी बार, ये दोनों वेक्टर इस प्लेन के अंदर ही है समझो, तो ये दोनों वेक्टर इस प्लेन को पैरेलल हो गए। या तो समझो ये दोनों वेक्टर प्लेन के बाहर है, यहाँ ऊपर दूसरे प्लेन में है, बट इस प्लेन को पैरेलल है, जैसे प्लेन जा रहा है वैसे ये जा रहे हैं, और वैसे ये दूसरा वेक्टर भी है, इस प्लेन को पैरेलल है। तो दो अलग अलग वेक्टर है, हो सकता है वो इस प्लेन के अंदर ही हो, प्लेन के ऊपर हो, या कहीं प्लेन से अलग किसी और प्लेन में हो, बट इनको पैरेलल है। टू वेक्टर्स बी बार एंड सी बार आर पैरेलल, इस तरह से समझो ये दो वेक्टर है वो इस प्लेन को पैरेलल है। हो सकता है एक इस प्लेन में एक बाहर हो, दोनों बाहर से पैरेलल हो, दोनों अंदर से पैरेलल हो, कुछ भी हो, पैरेलल है, और एक पॉइंट इस प्लेन में है। और ये क्या है तीसरा वाला केस कि
अ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, 1 2 3 पॉइंट से, 3 पॉइंट से होकर जाने वाला प्लेन होगा तो उसके लिए क्या इक्वेशन होगा। तो हर केस में आपको इक्वेशन निकालना पड़ेगा। जैसे कि ये देखते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, तो हम एक प्लेन बना लेते हैं, यहां पर प्लेन बना लेंगे। एक प्लेन मैंने यहां बना लिया है, ओके एक प्लेन हमने बना लिया। नाउ प्लेन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट है ए से पास हो रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर ए बार है, एंड इट इज पैरेलल टू 2 अदर वेक्टर्स। सपोज एक बी बार है यहां से पैरेलल है और एक यहां से कोई और वेक्टर है सी बार। ये आपस में पैरेलल नहीं होंगे चलेगा, बट या तो ये इसी प्लेन में है या प्लेन के बाहर है, बट इस प्लेन जो ब्लू वाला प्लेन है उसको पैरेलल है। तो कैसे होगा, तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर कोई एक पॉइंट है सपोज P जिसका पोजीशन वेक्टर आर बार, हमेशा हम एक रैंडम लेते हैं, ओके और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो। तो ये जो AP है ये एक लाइन आ गया, समझो AP इज अ लाइन, ओके यहाँ A जो हमको पॉइंट पता है दिया हुआ है और P पता नहीं है, कोई एक रैंडम पॉइंट है जिसको हम आर बार लेते हैं। और कैसे करेंगे, देखो अब ये जो B बार और C बार है, सपोज इसको हम ज्वाइन करते हैं, अगर दोनों पैरेलल है तो, या पैरेलल नहीं है तो कोई भी दो वेक्टर इस तरह से है, B बार और C बार है, B बार C बार, कोई भी दो वेक्टर है अगर इस तरह से है, अगर इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, ये दो वेक्टर है इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर क्या आता है, द क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर इज अ थर्ड वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ। एक ऐसा वेक्टर आएगा, सपोज ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो एक ऐसा थर्ड वेक्टर आएगा जो इन दोनों को परपेंडिकुलर आएगा, याद है ना। तो B बार और C बार का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे अगर B बार क्रॉस C बार, तो एक थर्ड वेक्टर आएगा जो C बार को भी परपेंडिकुलर होगा और B बार को भी परपेंडिकुलर होगा। इस तरह से 3 डायमेंशन में समझो, समझ में आ रहा है। ये B बार ये C बार है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, ये समझो पैर 90 डिग्री नहीं है परपेंडिकुलर ये दोनों आपस में, बट इन दोनों को जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे एक थर्ड वेक्टर आएगा जो इन दोनों को, इसके साथ भी 90 डिग्री बना रहा है, इसके साथ भी 90 डिग्री आ रहा है, तो ये एक थर्ड वेक्टर आता है। तो ये जो थर्ड वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट आया B बार क्रॉस C बार, इसको अलग से नाम भी दे सकते हैं। अब समझो कि ये दोनों जो वेक्टर है उसको जो थर्ड वेक्टर परपेंडिकुलर आएगा, सपोज ये थर्ड वेक्टर आ रहा है ये परपेंडिकुलर है ये, तो ये दोनों वेक्टर को अगर परपेंडिकुलर है, ये दोनों वेक्टर इस प्लेन को पैरेलल है, तो इन दोनों वेक्टर को जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो इस प्लेन को भी परपेंडिकुलर होगा, और इस प्लेन के अंदर ही ये लाइन है तो ये जो वेक्टर तीसरा होगा इस लाइन को भी परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब क्या कि ये जो लाइन AP है, AP ये जो वेक्टर हो गया AP वेक्टर, और ये जो B बार और C बार का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, B बार क्रॉस C बार, B बार और C बार जो दो पैरेलल वेक्टर थे प्लेन को उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये वाला आया, ये है B बार क्रॉस C बार, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट एक थर्ड वेक्टर आता है जो इन दोनों को परपेंडिकुलर होगा, और ये दोनों प्लेन को पैरेलल है तो ये प्लेन को भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये प्लेन के अंदर ये लाइन है तो इस लाइन को भी परपेंडिकुलर हुआ। अब ये जो लाइन है ये AP बार और ये जो लाइन है ये दोनों परपेंडिकुलर हुआ तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। आपको पता है कोई भी दो लाइन अगर एक दूसरे को या दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है इस तरह से, तो इन दोनों रेड और ब्लू जो वेक्टर है इनका डॉट प्रोडक्ट जो है 0 आएगा, तो डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। अब आपको पता है AP को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, पहले P का क्या है पोजीशन वेक्टर R बार माइनस, फिर A का पोजीशन वेक्टर A बार डॉट, ये क्या है B बार क्रॉस C बार इज इक्वल टू 0, ये आया। इसको और सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आएगा कि R बार ये जो B बार क्रॉस C बार इसका डॉट R बार के साथ किया, B बार क्रॉस C बार, फिर माइनस A बार के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट, ये हटा देता हूँ मैं, ओके ये B बार क्रॉस C बार का डॉट R के साथ किया, फिर माइनस A बार के साथ डॉट किया है B बार क्रॉस C बार और इज इक्वल टू 0। अब ये पूरा टर्म उस तरफ लेके जाओ तो ये हो जाएगा R बार डॉट B बार क्रॉस C बार, ये पूरा टर्म उस तरफ गया तो इज इक्वल टू A बार डॉट B बार क्रॉस C बार। अब ये जो आया है ना ये आपका एग्जैक्ट इक्वेशन आ गया जो आपको चाहिए था। कैसा था, पॉइंट A से जाने वाला और दो दूसरे वेक्टर B बार और C बार से जिसको प्लेन पैरेलल है, तो हमेशा याद रखो पॉइंट A से जा रहा है तो A बार ये आया, और B बार और C बार क्या है, ये दो अलग अलग वेक्टर है जो दिए हुए प्लेन को क्या है पैरेलल है। तो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आया तो ये फॉर्मूला यूज करना है। ये सब क्या है, ये प्रूफ है, ये कहाँ से फॉर्मूला है उसका प्रूफ है, ओके।
तो आपको समझाने के लिए इतना बताया, एग्जैक्टली इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखो। अब यहाँ पर और एक टॉपिक इसी के अंदर बताता हूँ एक्सटेंड करके, जैसे कार्टेशियन फॉर्म होता है ना, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म होता है। अब देखो कैसे कि ये जो वेक्टर है ए पी बार, ये जो ए पी बार वेक्टर है, ए पी बार ये जो वेक्टर है, देखो ये प्लेन के अंदर है और ये बी बार और सी बार इस प्लेन को पैरेलल है, इस प्लेन को पैरेलल है, तो इस ए पी बार को भी ये दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे। मतलब कैसे समझो, ये ब्लू वाली लाइन समझो ए पी बार है, हमारा ब्लू जो मार्कर है वो ए पी बार है समझो, ठीक है। अब ये ए पी बार इसी प्लेन के अंदर है। अब दो अलग अलग वेक्टर है समझो, ये रेड वाला यहाँ है और ये ब्लू वाला यहाँ पर है, और ये दोनों वेक्टर जो है इस प्लेन को पैरेलल है। अगर ये दोनों वेक्टर इस प्लेन को पैरेलल है तो इस प्लेन के अंदर जो लाइन है उसको भी दोनों वेक्टर पैरेलल हो गए। मतलब ये ब्लैक वाला, रेड वाला, ब्लू वाला सब पैरेलल हो गए। मतलब क्या कि ये जो AP है समझो, ब्लैक वाला जो मैंने दिखा था, AP जो प्लेन के अंदर ऑलरेडी एक लाइन है और ये BC जो ऑलरेडी प्लेन को पैरेलल है, तो इस लाइन को भी पैरेलल हो गए। तो AP बार इज पैरेलल टू B बार एंड C बार हो गया। तो जो AP बार होगा क्या होगा कि स्केलर मल्टीपल होगा, देखो कोलिनियर हो गया या पैरेलल हो गया। आपको पता है ये कोई दो वेक्टर है, सपोज AB है और CD है, अगर ये पैरेलल होते हैं तो इसको हम इस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। कोई भी दो वेक्टर अगर पैरेलल है या कोलिनियर है तो उनको हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में करते हैं। तो जो AP बार है वो B बार और C बार दोनों को पैरेलल होगा। तो AP बार को रिप्रेजेंट करेंगे समझो लैम्डा B बार प्लस यहाँ पर लैम्डा की जैसा म्यू ला दो, दोनों स्केलर है। AP बार को हम क्या लिख सकते हैं, AP, तो P होता है R बार और A होता है A बार, P होता है R बार माइनस A बार इज इक्वल टू ये क्या है लैम्डा B बार प्लस म्यू C बार। अब ये R बार को यहीं रखो, माइनस A बार वहाँ गया तो प्लस A बार प्लस लैम्डा B बार प्लस म्यू C बार। तो ये जो आया ना इसको हम बोलेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म। कभी कभी जो क्वेश्चन है आपको इस रूप में दिया होगा, इस पैरामेट्रिक फॉर्म के रूप में दिया होगा। यहाँ पर आपको ऐसे R बार इज इक्वल टू A बार प्लस लैम्डा B बार प्लस म्यू C बार दिया होगा, तो समझ जाना यहाँ पर B बार और C बार दिए हुए प्लेन को पैरेलल है और A क्या है, उस प्लेन के अंदर कोई एक पॉइंट है और उसके हिसाब से आप सॉल्व करोगे। तो ये मैंने क्या बताया कि कोई भी अगर प्लेन है उसका वेक्टर इक्वेशन जो पास हो रहा है किसी एक पॉइंट A से और दो अलग अलग वेक्टर को पैरेलल है, ओके, वो प्लेन पैरेलल है। तो ये इस तरह से करना, आपको ये दो चीज़ें याद रखना है। इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, तो बेसिक है। और ये मेन वेक्टर इक्वेशन, ये क्या है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब देखो पहले हमने किया था प्लेन का वेक्टर इक्वेशन क्या आ रहा था, R बार डॉट N बार इज इक्वल टू A बार डॉट N बार। ये कब आ रहा था, किसी प्लेन के अंदर अगर एक पॉइंट A पता है जो A बार उसका पोजीशन वेक्टर है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर पता है N बार और A बार पता है, तो ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन होता है, बेसिक पहला। दूसरा क्या है कि अगर कोई प्लेन है उसके अंदर कोई एक पॉइंट पता है और दो अलग अलग वेक्टर पता है जो इस प्लेन को पैरेलल है, यानी B बार और C बार आया, N बार नहीं आया, तो एग्जैक्टली इनका क्रॉस प्रोडक्ट ये N बार होता है। तो ये समझो ये N बार है, ये जो है ना ये परपेंडिकुलर जो था ना परपेंडिकुलर N बार, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो ये N बार आ गया, ये N बार है समझो। तो यहाँ था देखो R बार, तो R बार, ये जो N बार था उसकी जगह B क्रॉस C आ गया, ओके। फिर बराबर के बाद A बार था, इक्वल के बाद A बार, डॉट, डॉट के बाद N बार था, तो यहाँ N की जगह B क्रॉस C। तो ये जो B क्रॉस C है वो N कैप का काम कर रहा है, समझ में आ रहा है वही, यही चीज़ है जो पहला वाला था वही है, सिर्फ यहाँ N बार डायरेक्ट परपेंडिकुलर दिया था, अब हमको दो पैरेलल दिया है तो हमने उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो वो फिर नॉर्मल हमको मिल गया, तो ये इस तरह से आ गया। चलो इसको कॉपी करो, तीसरा बताता हूँ। अब अगला जो यहाँ पर तीसरा वाला टाइप है वो है थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब पूरा क्वेश्चन कैसा है कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट, यानी कि अब एक प्लेन है इस तरह से, ध्यान से देखो ये प्लेन है इस तरह से और ये थ्री पॉइंट्स है समझो, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ, ये थ्री पॉइंट से जा रहा है, ओके, पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब मान लो ये जो पॉइंट है, पहला पॉइंट मेन A है जिसका पोजीशन वेक्टर A बार है, ये दूसरा पॉइंट है B जिसका पोजीशन वेक्टर B बार है, तीसरा पॉइंट C है जिसका पोजीशन वेक्टर C बार है, इस तरह से। तो एक काम करते इसको ज्वाइन करते, समझो ये B है यहाँ पर, इसको ज्वाइन करते, ये C है, ओके। आगे चल के ये लाइन है समझो, इस तरह से एरो है, और यहाँ से एक समझो रैंडमली कोई एक पॉइंट लेते P जिसका पोजीशन वेक्टर R बार है, तो ये इस तरह से हो गया। अब ये लाइन है इसलिए लाइन मतलब आपको आगे जाके ऐसे एरो बनाना है, सभी को समझ में आ रहा है, ये एरो है समझो इस तरह से, ये आगे चल के एरो है इस तरह से। अब
इसका इक्वेशन कैसे निकालोगे? जैसे ये इक्वेशन निकाला ना, ऐसे इसका भी इक्वेशन आएगा। कैसे आएगा? देखो, अब कोई भी 3 वेक्टर है, अगर ये पॉइंट है 3 पॉइंट ए बी सी, अगर इस पॉइंट ए से इस बी को ज्वाइन कर दे तो एक वेक्टर ए बी बार आ रहा है, इस सी पॉइंट को ए से ज्वाइन करोगे तो ए सी बार आ रहा है, और इस वेक्टर को हम बोलेंगे ए पी बार। 3 वेक्टर है, कौन कौन से हैं? ए पी बार, ए बी बार, ए बी बार, ए पी बार और ए सी बार, ये 3 वेक्टर आए। अब ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है, तीनों वेक्टर क्या है? एक ही प्लेन में। जैसे कि समझो कोई एक प्लेन है, इस प्लेन के अंदर 3 वेक्टर से इस तरह से ए बार बी बार सी बार, अगर ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में हो तो ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर होते हैं। अगर कोई 3 वेक्टर एक ही प्लेन में कोप्लेनर है तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट ए बार बी बार सी बार ये 0 होता है। बॉक्स प्रोडक्ट को हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। याद आ रहा है? वेक्टर के अंदर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, ऐसे भी लिखते हैं। इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको बॉक्स के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। अगर कोई 3 वेक्टर ए बार बी बार सी बार एक ही प्लेन में कोप्लेनर है तो ये कंडीशन अप्लाई होती है। उसी तरह से देखो, अगर कोई 2-3 पॉइंट है बी ए सी, वो एक ही प्लेन में है, और मैंने यहाँ पर एक पॉइंट पी लिया और वेक्टर ए बी बार ए पी बार और ए सी बार किया, ये तीनों वेक्टर क्या होंगे? कोप्लेनर होंगे। तो इनका जो बॉक्स प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। जो बेसिक कंसेप्ट हमने सीखा है वेक्टर में उसके अकॉर्डिंग। ओके, अब होगा क्या? ये जो ए पी बार है इसका डॉट प्रोडक्ट, इसको जब सॉल्व करते हैं ना, ए बार बी बार सी बार का बॉक्स प्रोडक्ट, इसको सॉल्व करते बॉक्स हटाते तो ये ए बार डॉट इन दोनों का क्रॉस और पहले वाले के साथ डॉट, तो पहले वाले के साथ डॉट और इन दोनों का क्रॉस, ए बी बार क्रॉस ए सी बार, ये क्या हो जाएगा? 0। अब इसको समझो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में करते ए पी बार। ये जो ए पी है, ओके, ये ए पी कैसे आ जाएगा? ए पी आर बार माइनस ए बार, आर बार माइनस ए बार, हर बार की तरह। ये जो ए बी बार है, ए बी बार कैसे होगा? बी माइनस ए, बी बार माइनस ए बार क्रॉस, ये जो ए सी बार है ये क्या हो जाएगा? सी बार माइनस ए बार, और यहाँ पर हो जाएगा 0। तो ये आपका एक इक्वेशन आ गया। जब कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, अगर किसी एक प्लेन को डिसाइड कर रहे हैं तो उसके लिए ये इक्वेशन होता है। ऐसे टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि ये जो तीनों वेक्टर है उनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 होगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इस तरह से लिखते हैं और ये 0 आता है। इसको अगर आपको समझना है तो ऐसे भी समझ सकते हो कि सपोज ये जो ए बी और ए सी है, ए बी और ए सी है, ये 2 वेक्टर है, अगर ये एक ही प्लेन में तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, एक थर्ड वेक्टर होगा जो ए बी बार क्रॉस ए सी बार होगा, और ये थर्ड वेक्टर इस ए पी के साथ परपेंडिकुलर होगा। और 2 परपेंडिकुलर वेक्टर जो होते हैं, ये जो थर्ड वेक्टर है वो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है ये, और ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है इस ए पी के साथ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट जो होता है वो 0 होता है। आप ऐसे भी करोगे तो यही आएगा, या तो सीधा जो मैंने कंसेप्ट बताया वैसे करना। अब जो जैसे आपने यहाँ बॉक्स प्रोडक्ट लिखा था, इसको भी हम बॉक्स प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, आर बार माइनस ए बार, फिर ये बी बार माइनस ए बार, फिर सी बार माइनस ए बार। ओके, ऐसे भी बॉक्स प्रोडक्ट लिखो और इक्वल टू 0, मीनिंग वही रहेगी। तो कभी भी 3 अगर पॉइंट्स किसी एक प्लेन में है, 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है और एक प्लेन में है, वो प्लेन डिसाइड करेंगे तो ये कंडीशन लगेगा। अब इसका कार्टेशियन फॉर्म कैसे आएगा? कार्टेशियन फॉर्म के लिए पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, लिया पूरे का ले लो। चलो अभी ये जो आया ना, ये वेक्टर फॉर्म आया, इसको मैं हाईलाइट कर दूं आपके लिए, दिस इज वेक्टर फॉर्म। अब इसी को कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो कैसे करेंगे? देखो, अब ये जो प्लेन है इसके अंदर जो पॉइंट्स है, चलो फटाफट मैं वापस मिटा देता हूँ इसको। ओके, सपोज यहाँ पर 3 पॉइंट्स है इस प्लेन के अंदर, पॉइंट ए है, पॉइंट बी, पॉइंट सी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, बी है x2 y2 z2, कॉमा है बीच में, सी है x3 y3 और z3। अगर इस तरह से है तो ये जैसे ए बी हो गया, ए सी हो गया, कोई एक रैंडम पॉइंट लो P और इसका आर बार लेते हैं ना। अब कार्टेशियन फॉर्म करने के लिए x y z लेना सिर्फ। अब कैसे करेंगे पता है? ऐसे करेंगे, देखो, एक आपको डिटर्मिनेंट लेना होगा कार्टेशियन फॉर्म। डिटर्मिनेंट में क्या होगा? ये जो जैसे है ना, आपने स्क्रीनशॉट लिया ना, इसको मिटा के बताता हूँ, यहीं पर बताता हूँ, जगह की ज़रूरत है। देखो, आप डिटर्मिनेंट लोगे इस तरह से, ऐसे करना है। देखो, x माइनस x1, सबसे पहले ए पी की बात करेंगे, x माइनस x1, फिर y माइनस y1,
फिर z माइनस Z1, इस तरह से कर लिया। फिर क्या करना है, ये लेना है, इस x2 में से इसको माइनस करना है, फिर y2 में से, मतलब क्या करना, पहले x2 में से माइनस करना, x2 में से, फिर इस x3 में से, मतलब हर बार पॉइंट a को माइनस करो, CA BA ऐसे x3 में से। कैसे करेंगे देखो, पहले आपने इस XYZ में से x1 y1 z1 को माइनस किया, अब x2 y2 z2 है ना, उसमें से इसको माइनस करो, x2 में से x1 माइनस, फिर x2 में से यहाँ y2 है, एक मिनट, हाँ y2 में से y1 माइनस, और y3 में से, एक मिनट, x माइनस x1 y माइनस y1, यहाँ y2 और z2 माइनस क्या आ जाएगा, z1। और उसी तरह से जैसे ये x2 में से x1 माइनस किया, अब x3 में से x1 माइनस करो, x3 माइनस x1, फिर y3 माइनस y1, और फिर z3 माइनस z1। यानी हर बार x1 माइनस होगा, y1 माइनस होगा और z1 माइनस होगा। यहाँ पर क्या होगा, x y z, x2 y2 z2, x3 y3 z, इसकी वैल्यू जो है 0 आएगी। ये कार्टेशियन फॉर्म है। अगर आपको बोला जाए कि अगर कोई 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है उसका कार्टेशियन इक्वेशन बताओ, तो इस तरह से आप निकालना। वेक्टर इक्वेशन इसके पहले मैंने बताया था, वैसे निकालना। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी करना है आपको नोटबुक में सब कुछ। अब अगला जो फॉर्म है वो है नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। नॉर्मल फॉर्म कैसे निकालें, नॉर्मल फॉर्म ऑफ वेक्टर इक्वेशन है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन। इसके लिए आपको x y और z इस तरह से 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस लेना है, और यहाँ पर कोई एक प्लेन है, समझो इस तरह से कोई एक प्लेन है, एकदम ध्यान से देखो। इस प्लेन में ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से एक वेक्टर, सपोज कोई एक ये जो प्लेन है यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस वेक्टर के ऊपर। यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर है इसका, इसके अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर है n कैप, और यहाँ से जो पूरा डिस्टेंस है इस यूनिट वेक्टर का, ये जो वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक, ओके, जो नॉर्मल हम बोलेंगे, इस प्लेन को एक ओरिजिन से नॉर्मल ड्रॉ किया है जिसका यूनिट वेक्टर n कैप है, और इसका लेंथ ओरिजिन से इतना p है, ठीक है। और सपोज ये जो पॉइंट यहाँ पर हम ले रहे हैं नॉर्मल का, ये पॉइंट n है, इस पॉइंट से सपोज यहाँ पर कोई एक पॉइंट p है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर इस तरह से, ये n है परपेंडिकुलर, ये पॉइंट p है जिसका पोजीशन वेक्टर r बार है। अब क्या होगा, अब क्या है देखो, प्लेन के ऊपर एक हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है ओरिजिन से, ये नॉर्मल वेक्टर है, इस नॉर्मल वेक्टर का लेंथ p है और इसके ऊपर यूनिट वेक्टर n कैप है। तो अगर मैं बोलूँ ON बार, अगर ये ON बार की बात करूँ, ये पूरा वेक्टर ON बार क्या आ जाएगा, कोई भी वेक्टर क्या होता है उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसका यूनिट वेक्टर होता है, ये याद रखो। ये जो ON है इसका मैग्नीट्यूड p है और यूनिट वेक्टर n कैप है, मैं यूनिट वेक्टर के फॉर्म में बता रहा हूँ। अब ये जो np है, यहाँ पर n के लिए अलग से कुछ पोजीशन वेक्टर लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो ON है, ON का पोजीशन वेक्टर ही n बार होता है। जैसे n बार यहाँ पर p डॉट n कैप है, इसका n बार है। अब कैसे किया जाएगा देखो, ये जो यूनिट वेक्टर है और ये जो वेक्टर है np, ये परपेंडिकुलर है, np बार परपेंडिकुलर है किसको, इस यूनिट वेक्टर n कैप को। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हो जाएगा 0, किसका, इस np बार और ये जो n कैप यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अब ये जो np बार है, ये जो np बार है वो कैसे आएगा, तो सबसे पहले जो p बार का पोजीशन वेक्टर है r बार, माइनस ये जो n है इसका पोजीशन वेक्टर n बार, वो क्या है p डॉट n कैप है, और डॉट ये n कैप बाहर से यूनिट वेक्टर इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करोगे, ये n कैप का मल्टीप्लाई दोनों में करना, r बार डॉट n कैप माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, अब इसमें भी करना, p डॉट n कैप इज इक्वल टू 0। देखो r बार डॉट n कैप माइनस p, देखो n कैप और n कैप दोनों यूनिट वेक्टर है, n कैप देखो i कैप डॉट i कैप क्या होता है, i डॉट i 1 होता है, n कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर यूनिट वेक्टर 1 होगा, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। सो r बार डॉट n कैप माइनस p इंटू 1, p इज इक्वल टू 0, r बार डॉट n कैप इज इक्वल टू माइनस p, वहाँ गया तो p। तो ये आपको मिल गया, क्या मिल गया, नॉर्मल फॉर्म ऑफ वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। इसको बोलेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन कैसे समझोगे, जहां भी r बार आता है इक्वेशन ऑफ प्लेन, जैसे ये r बार आया तो वेक्टर इक्वेशन है, n कैप यूनिट वेक्टर है, ओरिजिन से इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर वेक्टर था उसका यूनिट वेक्टर n कैप, और p मतलब इस ओरिजिन से इस परपेंडिकुलर इस प्लेन को जो नॉर्मल है उसका लेंथ है p,
ठीक है। तो अगर हमें किसी प्लेन के ऊपर ओरिजिन से परपेंडिकुलर दिया है, लेंथ दिया है, उसका नॉर्मल दिया है, मतलब परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल दिया हुआ है, और नॉर्मल का लेंथ अगर p दिया है, तो आपको इस तरह से ये इक्वेशन जो है लगाना है। अब इसी का अगर मैं बोलूँ कार्टेशियन फॉर्म, नॉर्मल कार्टेशियन इक्वेशन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन, जो कार्टेशियन इक्वेशन हम बोलेंगे ऑफ प्लेन के कार्टेशियन इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म, ये कैसे निकालोगे? नॉर्मल फॉर्म ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए क्या करेंगे, जैसे कि ये जो n बार है, समझो ON है, इसका पोजीशन वेक्टर n बार है, इसको अगर डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप। आपको पता ही है ना कि L M N किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, ABC डायरेक्शन रेशियो होते हैं। किसी भी वेक्टर को हम उसके अगर डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में रिप्रोड्यूस करें तो ऐसे आता है। अब नॉर्मल फॉर्म ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन ये है, अगर कार्टेशियन इक्वेशन अगर करना है तो ये n बार अगर ये है, तो इसमें ये जो पॉइंट है यहाँ पर समझो पॉइंट P, जहाँ r बार लिया था, इसको XYZ कंसिडर करो, तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो L इंटू एक्स प्लस M इंटू वाई प्लस N इंटू जेड इज इक्वल टू ये P आ जाएगा। क्या आ जाएगा? P मतलब क्या है? ये जो डिस्टेंस था ओरिजिन से इस प्लेन को जो परपेंडिकुलर इसका जो डिस्टेंस था, तो ये जो आया ना, ये इसको हम बोलेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। क्या आ जाएगा? Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू P क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन है, ये दिया होगा क्वेश्चन में। LMN क्या है? ये डायरेक्शन, ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसके डायरेक्शन कोसाइंस है। क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस। XYZ क्या है? इस प्लेन में कोई एक पॉइंट है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे XYZ, वो उसको XYZ ही लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है ना, जब भी वेक्टर फॉर्म लिखते हैं उसमें r बार आएगा ही आएगा, और जब कार्टेशियन फॉर्म करते हैं उसमें XYZ आएगा ही आएगा। कॉपी कर लो इसको फटाफट। अब लास्ट टॉपिक है, सीख लो क्या है कि अब कोई एक प्लेन है जिसका इक्वेशन हमें निकालना है, और वो प्लेन जो है इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन से जा रहा है। सपोज ये एक प्लेन है और ये एक दूसरा प्लेन है, ये दोनों प्लेन एक दूसरे को जहां कट करता है इस तरह से, इन दोनों प्लेन के जो इंटरसेक्शन लाइन है, यानी ये जो दोनों प्लेन है ये जहां पर एक दूसरे को कट कर रही है, इन दोनों प्लेन के जो इंटरसेक्शन से जो ऐसे जो प्लेन जा रहा है, दिस प्लेन, उस प्लेन का इक्वेशन कैसे निकाला जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम करके दिखाता हूँ। देखो ये एक प्लेन है, समझो इस तरह से, ये एक प्लेन है इस तरह से, और एक दूसरा प्लेन है। ये दोनों प्लेन जो है एक दूसरे को कट कर रही है यहाँ पर। मान लो ये जो पहला प्लेन है इसका इक्वेशन है r बार डॉट n बार इज इक्वल टू d बार, और इसका ये दूसरे प्लेन का इक्वेशन है r बार डॉट n बार इज इक्वल टू d बार। अब यहाँ दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको n1 d1 देना, इसको n2 d2 देना। दो प्लेन एक दूसरे को कट कर रहा है, बीच में ये लाइन है, इस लाइन से जाने वाले तीसरे प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। अब ये देखो, यहाँ जो ये d हमने देखा था ये स्केलर होता है, क्योंकि ये a डॉट n का मल्टीप्लाई होता है, तो डॉट प्रोडक्ट जो स्केलर होता है, इसलिए इसको वेक्टर मत दे दो। अब ये जो इक्वेशन ऑफ प्लेन से क्या है, r बार डॉट n1 बार और d1 एंड क्या है, r बार डॉट n2 बार इज इक्वल टू d2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, r बार डॉट n1 बार माइनस d1 इज इक्वल टू 0, ऐसे भी लिखोगे तो चलेगा। एंड इसको r बार डॉट n2 बार माइनस d2 लिखा तो भी चलेगा, इक्वल टू 0। अब कभी भी दो प्लेन इस तरह से हैं, दोनों एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पर, वहां से जाने वाले तीसरे प्लेन का इक्वेशन कैसे होगा। इन दोनों, अगर आपको दोनों प्लेन का इक्वेशन दिया है तो डायरेक्ट इक्वेशन आप ऐसे लिखोगे, r बार डॉट ये जो n1 और n2 है इसको ले लो, n1 बार प्लस लैम्डा n2 बार लेना है, इज इक्वल टू आप इस d1 और d2 को ले लो, d1 प्लस लैम्डा d2। और इस तरह से ये जो आया है आपका फाइनल इक्वेशन आया है यहाँ पर। ये इक्वेशन अब आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन में दिया होगा, ये और ये दो प्लेन के इक्वेशन दिए होंगे, या तो ऐसे दिया होगा या इक्वल करके दिया होगा इस तरह से, और इन दोनों में से ये n1 और n2 निकाल लेना, और ये d1 और d2 निकाल लेना, और दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जाने वाले प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिखना। यहाँ जो n1 n2 की वैल्यू है वो यहाँ रख देना, और d1 d2 की वैल्यू यहाँ रख देना, तो आपको क्या होगा, एक इक्वेशन मिल जाएगा जो नए प्लेन का इक्वेशन होगा। इस इक्वेशन में ये देखो, ये बार है, ये भी बार रहेगा, ओके। यहाँ d1 और d2 को बार मत देना, वो स्केलर हो गया, n1 n2 जो है ये बार रहेगा। इस तरह से ये हो गया, इसको कॉपी कर लो फटाफट।
किया, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको मैंने पूरा जो 6.3 है उसका पूरा बेसिक कंसेप्ट बता दिया है। ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज है 6.3। इसके बाद पूरा 12वीं का जो आपका 12th का मैथ्स है वो फिनिश होने वाला है। लेकिन इसके अंदर जो 11 क्वेश्चंस है वो सीखने के पहले जितना भी मैंने आज बताया, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया आज का, क्योंकि पूरे कंसेप्ट में चाहता था एक ही वीडियो में कवर हो जाए। तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आप जो 6.3 है ये एक्सरसाइज खुद से भी करोगे तो आ जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में वैसे भी मैं चालू ही करने वाला हूँ। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हो अब हमारा पूरा सिलेबस खत्म होने वाला है। इसके बाद जो मैं चालू करूँगा आपको MCQ जो होते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उसकी तैयारी, अलग अलग थियरम्स दूंगा मैं, प्रूफ्स दूंगा मैं, और मिसलेनियस भी आएंगे। साइंस के साथ साथ कॉमर्स के भी लेक्चर्स हमारे चैनल पर आ रहे हैं। 11th 12th कॉमर्स, 11th 12th साइंस, और इतना ही नहीं 10th और 10th स्टैंडर्ड के भी लेक्चर्स इस चैनल पर हैं। तो अपने दोस्तों को, भाइयों बहनों को और सभी को रिकमेंड करो चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 6.3 के क्वेश्चंस के साथ। बाय एवरीवन।